आदाब, नमस्कार। मैं रिदा खानम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीए के सांसद दे सकते हैं शौक, छोड़ने जा रहे भाजपा का दामन। टीएमसी के दावे ने मचा दी हलचल। राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने घेरा। अजीत पवार गुट के छगन भुजबल का भाजपा पर निशाना, बोले भाजपा यूपी जैसे राज्यों में भी हारी। अग्निवीर के ठेके पर पुलिस की भर्ती को लेकर संजय सिंह का निशाना, कहा देश और यूपी की सुरक्षा के साथ मजाक। यूपी में भाजपा के पदाधिकारियों ने दी अधूरी जानकारी, भाजपा बैठक से बाहर आई बड़ी खबर। इटली की संसद में ऐसा क्या हुआ कि चल गए लात घूसे। G7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी को होना पड़ा शर्मिंदा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा बहुमत हासिल करने से चूक गई। हालांकि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार भी बना ली है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। भाजपा को इस बार सरकार बनाने के लिए टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर होना पड़ रहा है। जिन राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहां से पार्टी को डर है कि कहीं उनका कोई सांसद पाला न बदल ले। इसी बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने दावा किया है कि बीजेपी के 3 सांसद जल्द ही टीएमसी में आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 3 सांसद पाला बदल लेते हैं तो उनके पास सिर्फ 237 सांसद बचेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन का नंबर 237 से 240 हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की ये अस्थिर सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। 2019 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। तब कांग्रेस 22 सीटें जीती थी, बीजेपी 16 सीटें जीतकर 18 पर पहुंच गई थी। बीजेपी ने 2024 में बंगाल में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यहाँ उसे नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने बंगाल में 12 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी 7 सीटें जीतकर 29 पर पहुंच गई है। इस बार बंगाल में बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अर्जुन सिंह, रेखा पात्रा को बिहार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते हैं। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी अभी फिलहाल पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने पर काम करना चाहते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछले दिनों हुई बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठने का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए वक्त मांगा था। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय व्यवस्था में काफी अहम होता है। ये संवैधानिक पद है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। वो तकनीकी तौर पर अपनी पार्टी का नेता होता है, लेकिन वो पूरे विपक्ष की आवाज होता है। उसके बिना ईडी और सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसका काम सरकार को आईना दिखाने का होता है। ऐसे में राहुल गांधी इस पद को संभालते हैं तो उन्हें काफी काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट एग्जाम के कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर नीट एग्जाम करवाने वाली एनटीए को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। कोर्ट ने एनटीए की तरफ से दायर याचिकाओं पर जिन छात्रों की याचिका अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित है, उनको नोटिस जारी कर भी जवाब मांगा है। देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो। तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है। पीएम मोदी खुद तो गंभीरता से लेते नहीं है, तो हम क्यों लें। जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। सत्ता के मजे उन्होंने भी लिए। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें। जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे।
हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एनसीपी विधायक छगन भुजबल का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें दी गई। उन 4 सीटों में से हमसे 2 छीन ली गई, इसीलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती। भुजबल ने आगे कहा कि अब ये कोई कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें सिर्फ 2 सीटें ही मिली। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए गए आदेश पर राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में पानी संकट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किस संदर्भ में कही है कि हम सहमत हैं और हमने पहले ही पानी छोड़ दिया है। अब हरियाणा सरकार को आगे पानी छोड़ना है। दिल्ली को पानी दे, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। देखिए, जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। महाराष्ट्र में एनसीपी की हार के बाद छगन भुजबल के बयान पर अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। लगभग 30 अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा हार चुकी है, लेकिन वहां पर डरा धमका कर बहुमत हासिल किया गया है। भाजपा पूरी तरह से हार चुकी है। देखिए, देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन संशोधन के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून के लिए निर्धारित कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी द्वारा और समय दिए जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया। इस बीच न्यायाधीश ने केजरीवाल की ओर से दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित कर दी। अर्जी में केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा है कि आरोपी की ओर से उनकी पत्नी को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने का निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूँ। अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी। ईडी ने कार्रवाई के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने हालांकि कहा है कि आरोपी की सुविधा के मुताबिक अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे, न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से। न्यायाधीश ने कहा है कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, न कि ईडी की हिरासत में। अगर वो कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है। वो न्यायिक हिरासत में है। मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा, न कि आपकी। दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतिम जमानत की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना में अग्निवीर के जरिए ठेके पर जवान भर्ती किए गए। इसके बाद यूपी में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये देश और यूपी की सुरक्षा के साथ मजाक है। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ। ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। ठेके पर अगर पुलिस के लोग भर्ती होने लगेंगे उत्तर प्रदेश में तो ना तो उसमें उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति होगी, न सरकार के प्रति होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हार पर लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक जारी है। इस बीच सूत्रों ने दावा किया है कि जिन पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने भाजपा अध्यक्ष संगठन को आधी अधूरी जानकारी दी थी। अब वो पार्टी का नेतृत्व अपना तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, संगठन के लोग बताएंगे। मैं उसमें कोई कमेंट थोड़ी कर सकता। भाजपा का जो नुकसान हुआ है क्या कारण रहा है बताया जा रहा है भीतरघात? देखिए, मैं अपनी सीट की बात कर रहा हूं जहां से मैं बांदा चित्रकूट से हूं और मेरी सीट पर जो हुआ है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने जम करके खुल करके विरोध किया, मंचों पर नहीं आए। और वो माफिया टाइप के लोग जो बालू का धंधा करने चित्रकूट गए थे, वहाँ के रहने वाले नहीं थे। वहाँ से मेरी सीट जब खाली हुई थी 2019 में श्री आनंद शुक्ला जी को, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। लेकिन जब उसको 22 में टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के ऐसे लोगों ने अपनी जातिगत दुहाई दे करके लोगों को इकट्ठा किया और इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। और बहुत सारे और मुद्दे हैं, लेकिन उनको लेकर के उन्होंने पूर्व सांसद को इकट्ठा किया, पूर्व विधायक इकट्ठा हुए और वो मिल करके एक मुहिम चला करके एक जाति विशेष के पक्ष में मतदान कराने के लिए फिर से जो जाति का जहर खत्म हुआ था, जो विकास का पहिया आगे बढ़ा था, उसको जीवित करने के लिए ऐसे लोगों ने काम किया है। अब वो रिपोर्ट तो सब दे दी गई है, रिपोर्ट सबको पता है, रिपोर्ट सबको हमने दे दिया है, सबको पता है। हमारा राष्ट्रीय संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे मेरे चुनाव में, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, मेरे उप मुख्यमंत्री गए थे, मुख्यमंत्री जी गए थे, सारे लोग गए थे, माननीय अमित शाह जी भी गए थे चुनाव में। तो उनको सारी रिपोर्टें उसी समय दे दी गई हैं। पुनः जो रिपोर्ट मांगी जाएगी दे दी। कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अकबर नगर द्वितीय में अवैध निर्माण ढहाने के बाद अकबर नगर प्रथम में अभियान शुरू हो गया है।
यहाँ पहले दिन 54 मकान दुकान पर बुलडोजर चला। इससे पहले अकबर नगर द्वितीय में अभियान के दौरान 83 अवैध निर्माण ढहाए गए। यहाँ तोड़े गए मकान दुकान की संख्या 500 हो गई है। करीब 500 मकान हम लोग डिमोलिश कर चुके हैं। करीब 600 आवास और हैं जिनका डिमोलिशन प्रक्रिया चल रही है। 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म करेंगे। अकबर नगर में कितना % डेमोलिशन हो चुका है और प्रथम में कितना हो चुका है? अकबर नगर में सारे रेजिडेंशियल कमर्शियल डिमोलिश कर दिए गए हैं और प्रथम में आप देख रहे हो कि कल शाम से हम लोगों ने शुरू किया है और अभी तक करीब 80-85 मकान हम लोगों ने ध्वस्त। डेमोलिशन कब से शुरू हो रहा है, कब तक चल रहा है? ये लगातार आज 5वां दिन है और 3 से 4 दिन और चलेगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने इंद्रेश कुमार के बयान की निंदा की है। उन्होंने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि अभी वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। इंद्रेश जी को एक बात पर कहना चाहता हूं कि रामद्रोही कोई नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को मानते हैं जो बापू मानते थे। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये विस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रामद्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी। थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जो सरकार 2005 से पहले रही उन्हें कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। 2005 से पहले का जो जंगल राज था उसे याद करके सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय कार्रवाई की जगह मुख्यमंत्री आवास में समझौता किया जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। देखिए वो लोग तो थेथराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम हाउस में ही निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो ठिठुरई करते हैं। अभी पुराने जमाने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज को याद करते हैं तो सब लोगों का रोआ कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिटपुट घटनाएं घटती है। घटनाएं घटनी एक बात है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा सकता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जो सरकार बनी है वो बहुत ही कमजोर सरकार है और बिहार में पूरी तरीके से निर्णायक भूमिका में है। इस बार जनता ने पीएम मोदी को स्पष्ट संदेश दिया है। भाजपा जो कि 400 पार की बात कहा करती थी, वो खुद 240 पर आकर सिमट गई। ये जनता का एक इशारा है कि आप तानाशाही खत्म करें। आज देखिए, इस बार जो सरकार बनी है बहुत ही कमजोर सरकार है और इस बार पूरी तरीके से बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है और हमको लगता है कि जनता ने एक बार स्पष्ट संदेश दिया है मोदी जी को। जो तानाशाही जिस प्रकार से चल रही थी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा था, देश के संविधान लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला बोला जा रहा था, नफरत की राजनीति की जा रही थी, तो एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। और मेरा मानना है कि बीजेपी जो है जो 400 पार की बात करती थी, खुद 240 पर आकर के सिमट गई है। तो ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का इशारा है कि आप जो है तानाशाही खत्म कीजिए। और इस बार विपक्ष जो है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 237 के आसपास है
तो लगभग बीजेपी के मुकाबले है और बीजेपी इस बार बैसाखी पर है। इटली में G7 समिट में दुनिया भर के नेता पहुंचे हैं, लेकिन उन सबके सामने कुछ ऐसा हुआ कि पीएम जॉर्जिया मेलोनी को शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल इटली में संसद के भीतर हंगामा हो गया। वहां के नेताओं में जमकर लात घूंसे चले, जबकि आज वहां G7 समिट की शुरुआत होने वाली थी। दरअसल यहाँ की संसद में देश के कई क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता देने की योजना पर हंगामा हो गया था। विपक्षी दल के नेता सरकार की नीतियों को गलत बता रहे थे। इसी मामले पर बुधवार शाम सांसद आपस में भिड़ गए। वहीं 5 स्टार मूवमेंट के डिप्टी ने नॉर्दर्न लीग के क्षेत्रीय मामले के मंत्री रॉबर्टो के गले में झंडा बांधने की कोशिश की तो लोग बिफर गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। G7 समिट से पहले हुए इस हंगामे ने इटली की राजनीति में उफान पैदा कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने भी इस हमले की निंदा की है। इटली के प्रमुख अखबार ने कहा है कि अब हमारी पार्लियामेंट बॉक्सिंग रिंग हो गई है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी के सांसदों ने दोनों पर भड़काने और नाटक करने का आरोप लगाया, लेकिन इटली की सरकार के लिए ये काफी शर्मिंदगी भरा रहा, क्योंकि देश में G7 समिट चल रहा है। इन सब मामलों के बीच इटली के विदेश मंत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि संसद में इस तरह का सांसदों का बर्ताव अच्छा नहीं था। जनता के प्रतिनिधियों में उच्च मानक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस तरह की घटनाएं संसद में स्वीकार्य नहीं है। हर चीज का समाधान बातचीत से निकलता है। इस तरह कोई समाधान नहीं होगा। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।